हेलो डियर, तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, एपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस क्या होता है, जो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है वो क्या होती है। ठीक है, तो एक जैसे कि मैथमेटिकल में, जैसे मैथ में क्या कोई हमें सीरीज़ दी हुई रहती है, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो आगे वाला टर्म हम बता सकते हैं कि ये 10 होगा। ठीक है, वो हम क्यों बता सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो गैप है, मीन्स जो डिफरेंस है, वो इक्वल है। जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये दोनों टर्म के बीच में भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी, तो नेक्स्ट आने वाला जो गैप है वो भी 2 का होगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो सीरीज़ है, इसमें एपी में, इसका एपी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस है, ये इसमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस से होता है, घटा के जो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके कोई भी आगे जितने सारे टर्म्स जो गए हुए हैं 2, 4, 6, 8, सारे का डिफरेंस जो है वो सेम होता है। ठीक है, तो इसी के चलते हम लोग किसी भी क्वेश्चन में, जैसे ये जो जनरली जैसे रीजनिंग में जो क्वेश्चन आता है सीरीज़ का, तो हम लोग अपना दिमाग लगा देते हैं कि भाई इसमें 2 जुटा है या 2 घटा है, एनी अदर थिंग्स। लेकिन इसमें जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस में जो है, इसमें सीधे एक ही नियम है कि जो डिफरेंस ऑफ टर्म्स है, मतलब जो कंसेक्यूटिव टर्म्स के जो डिफरेंस है, इन दोनों के और इन दोनों के वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कंसेक्यूटिव, जैसे ये दोनों के बीच में का डिफरेंस 2 है, तो यहाँ का भी डिफरेंस 2 ही है और यहाँ का भी डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो इस सीरीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो सीरीज़ गया है ये लास्ट टर्म तक गया है, एल दे देते हैं, वो लास्ट टर्म जो है एल है, वो लास्ट टर्म 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, जितना उतना भी हो सकता है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। वो लास्ट टर्म है, मतलब जहाँ पे हम अपनी सीरीज़ को हम रोकना चाहते हैं। मान लीजिए, तो ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है 2, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ये मेरा जो फर्स्ट टर्म है ये कहलाएगा ए, मतलब हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो गया, ये फिफ्थ टर्म हो गया। इसी तरह ये मेरा लास्ट टर्म हो गया। तो इस लास्ट टर्म को हम लोग एल से डिनोट किए हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 2 से ये 4 बना, यानी कि जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है, एक डिफरेंस है। अब 4 से जो ये 6 बना, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का, और यहाँ भी डिफरेंस 2 का। इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डी जो है ये कॉमन डिफरेंस है जो कंसेक्यूटिव टर्म को घटा के आता है, मैंने पहले बताया। ठीक है, ये मेरा पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वैसे करते करते जब पहला टर्म को मैंने A1 बोला, फर्स्ट टर्म को मैंने A1 बोला, और दूसरी वाली टर्म जो है ये A2 है, और तीसरी वाली टर्म है ये A3 है, उसी तरह ये A4 है, और ये मेरा टर्म जो है A5 है। A5 करने का मतलब कि सीरीज़ का जो 5वां टर्म है, A4 करने का मतलब चौथा टर्म। डायरेक्टली जो हम फोर्थ टर्म को कहना चाहेंगे तो AN के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए ये मेरा लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इसको हम Nवां टर्म बोलेंगे, मतलब मेरा Nवां टर्म है, जो जहाँ तक मैं लास्ट टर्म चाहता हूँ। अभी जो है दूसरा टर्म का बात हो रहा है तो A2 बोलेंगे, 7वां टर्म का बात करना है तो A7 बोलेंगे। ठीक है, अब ये सारे टर्म्स जो हैं वो कैसे एक तरह से डिफाइन होते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट टर्म मैंने 2 माना, तो A1 जो है वो A है, A इज इक्वल टू A1, दैट इज फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये मेरा जो है वो फर्स्ट टर्म है। जब हम A2 की बात करेंगे, तो जब हम A2 की ओर पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 जो है, 2 के साथ एक डिफरेंस जुट गया, जो कॉमन डिफरेंस 2 का है, ये 2 और ये जो डिफरेंस ऐड हुआ, देन हमको A2 मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम A2 की बात करेंगे, तो A2 की बात करेंगे तो मुझे यहाँ पर आने के लिए पहले A1 से मिलना होगा, फिर जो डिफरेंस है ये दोनों के बीच में उसे क्रॉस करना होगा। ठीक है, A1 से मिलना होगा और जो डिफरेंस है उसे क्रॉस करना होगा। तो A1 से मिला, मैंने डिफरेंस को क्रॉस किया, यानी कि A प्लस डी, तो A2 को हम लिखते हैं A प्लस डी। उसी तरह अगर हम A3 की बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो हम जब शुरू से स्टार्ट करें, अगर फर्स्ट टर्म को लिया तो मैंने एक बार डी क्रॉस किया, फिर दूसरी बार डी क्रॉस किया। अगर डायरेक्टली A3 पास जाना है, डायरेक्टली हमें A3 पास जाना है, तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं A2 प्लस डी, सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस, देन हम जो है वो थर्ड टर्म में पहुँच जाएंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म से मैंने स्टार्ट किया। लेकिन देखिए, A3 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, सेकेंड टर्म प्लस डिफरेंस, आराम से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर हम शुरू से बात करें कि हम फर्स्ट टर्म और डिफरेंस से बात कर रहे हैं, बीच में कोई टर्म के बारे में हमको कोई जिक्र नहीं करनी है। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म जो मेरा ये है, ये मेरा जो फर्स्ट टर्म है, मैंने एक डिफरेंस क्रॉस किया, फिर दूसरा डिफरेंस क्रॉस किया, देन हमें A3 मिला, यानी कि थर्ड टर्म जो ये मेरा 6 है, ये मुझे कब मिला, जब मैंने फर्स्ट टर्म लिया और 2 बार डिफरेंस क्रॉस किया। ठीक है, 2 टाइम्स। देन तो A2 A3 को हम लोग यहाँ से क्या लिखते हैं,
अगर हम बीच का कोई टर्म का बात ना करें तो फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मैंने कितनी बार क्रॉस किया, 2 बार, 2 बार डिफरेंस मैंने क्रॉस किया, देन हम वहाँ तक पहुँचे हैं ना। उसी तरह अगर डायरेक्टली A4 की बात हम ना करते हैं, A5 की बात करते हैं, डायरेक्टली A5 की बात करते हैं, तो A5 तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, फर्स्ट टर्म और देन जो डिफरेंस है 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार मैंने डी क्रॉस किया, क्योंकि फर्स्ट बार तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट बार आ रहा है वो फर्स्ट टर्म तो मैंने ले लिया, जहाँ तक हम जा रहे हैं उसका पहला टर्म मैंने ले लिया, ठीक है। तो जो डिफरेंस है वो उसके बाद का होगा, तो उसके एक कम, जैसे 5 टर्म लिया तो मैंने डिफरेंस, ध्यान से देखिएगा, मैंने दूसरा टर्म लिया तो मुझे 1 बार डिफरेंस क्रॉस करना पड़ा, तीसरा टर्म लिया तो मुझे 2 बार, ठीक है, मतलब एक कम क्रॉस करना पड़ा है, क्योंकि शुरू वाला जो है टर्म वो तो मैंने रखा हुआ है, ठीक है, शुरू वाला टर्म रखा हुआ है। जैसे सिंपल आप बात ये दूसरी टर्म की बात कर रहे हैं ना, तो हमें 2 चीज़ मिलेगी, ठीक है, तीसरी टर्म की तो 2 ये और 1 ये 3। उसी तरह अगर 5वीं टर्म की बात करें तो पहला टर्म मेरा ये हो गया, अब कितना टर्म बच गया, 4 टर्म, हमें एज ए काउंट बता रहा हूँ कि एज ए 4 टर्म्स, क्योंकि 4 टर्म्स को क्रॉस करके ही ये डी वहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। डायरेक्टली आप उतना दिमाग नहीं लगा सकते, तो इतना आप समझ जाइए कि 5 टर्म में 5 टर्म होता, ठीक है, फर्स्ट टर्म मैंने ए पकड़ लिया, ठीक है, अब उसके बाद इस डी को 4 क्रॉस करके जाना होगा, देन हम 5वें टर्म पे पहुँचेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4D। अब यहाँ से एक कंक्लूज़न हमें दिखता है, यहाँ से एक कंक्लूज़न हमें दिख रहा है कि जो जिस टर्म की मैंने बात करी वो a के साथ एक कम ऐड हो रहा है, जैसे 3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यानी कि 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, ठीक है। तो अगर हम लास्ट टर्म की बात करेंगे, तो फर्स्ट टर्म तो मेरा a रहेगा, लेकिन जितने टर्म की हम बात कर रहे हैं उसका एक टर्म घटा के उतना बार डी आगे बढ़ा है। जैसे हमने तीसरी बार बात किया था, तो फिर से देखिएगा, तीसरी टर्म की बात किया था तो एक टर्म घटा के, मैं एक टर्म तो मैंने ले लिया, तो दूसरी बार डी 1 बार 2 बार, एक कम बार, मतलब एक कम बार जो है डी क्रॉस किया है। तो यहाँ n बार गया है तो n से एक कम, तो n-1 इज इक्वल टू डी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये हमारा एक बेसिक फार्मूला बन गया कि कोई भी टर्म का हमें अगर कोई nवां टर्म पता करना हो तो उसमें a प्लस जो टर्म चाहिए होगा उससे एक कम कर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि इस टर्म में अगर मुझे यहाँ पे A17 पता करना होता कि A17 मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है, A17 मेरा क्या होगा, तो इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या बोलता है, जैसे आप जनरली भी याद कर सकते हैं कि A17 टर्म इट मीन्स A प्लस कितने सारे डिफरेंस पार करने होंगे, 17 है तो 16 डिफरेंस पार करने होंगे। तो हमें A17 को अगर जो डायरेक्ट लिख सकता है वो A प्लस 16D लिख देगा, A प्लस 16D लिख देगा, A17 को डायरेक्टली लिख देगा। और जिसे नहीं पता है, जो उतना डायरेक्टली नहीं करता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला रट के बैठा हुआ होता है कि भाई an इज इक्वल टू A प्लस n-1D, ठीक है। तो रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस आपके दिमाग में जो कंक्लूजन है वो क्लियर हो जाना चाहिए, आपको डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है। पुट तब करना रहता है जब कोई भी जैसे n नहीं दिया हुआ हो, डिफरेंस नहीं दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ, तब करना पड़ता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो A17 को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी लिखिएगा तो फिर वहीं पहुँचिएगा ना। जैसे देखिए A17 n टर्म यानी n के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 17। अब n के जगह में 17 रख लिया जाए तो A प्लस n के जगह पर मैंने 17 रख दिया, तो n-1D के जगह पर 17 -1 अब देखिए कहाँ पहुँचता मैं, a की जगह पर है और 17 - 1 इज इक्वल टू 16D। देखिए वापस मैंने वहीं पहुँच गया, ठीक है। ये फार्मूला इसी से बना हुआ है, तो वापस आप वहीं पहुँचेंगे, नो दिक्कत, मतलब कोई भी बड़ी बात नहीं है। अब अगर हम सॉल्व करना चाहें तो मेरा फर्स्ट टर्म कौन है भाई, 2 है, तो a की जगह पर मैंने 2 रख दिया, प्लस 16 की जगह पर 16। कॉमन डिफरेंस मेरा कितने का है, d जो है कॉमन डिफरेंस वो कितने का है, 2 का कॉमन डिफरेंस चल रहा है, तो 2 का है तो मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो 16 2 जो हमारा 32 हो गया और 2 34 हो गया, ठीक है। ये तो सिंपल सा एपी था, 2 का टेबल था, वो कोई भी बता सकता है, 17 का दूसरा, 5 का डबल, 4 का डबल, 3 का डबल दोगे तो कोई भी बता सकता है। लेकिन जब एपी मान लीजिए फ्रैक्शंस में आने लगे, 1/2 1/4 ऐसे करके आने लगे, 1/, जो भी फ्रैक्शंस में आने लगे या पॉइंट या डेसिमल में आने लगे, एक ही बात है। और थोड़ा डिफरेंट रहे, 53 मतलब बड़ा डिजिट रहे तो दिक्कत होती है, ठीक है। बाकी ये तो आराम से नॉर्मल आप कर सकते हैं। तो ये कहानी थी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म, ठीक है, इसकी। अब ये जो फार्मूला बना इसमें हमारे पास 3 चीज़ है। कोई भी फार्मूला जो होता है मैथमेटिकल्स का, कोई भी
फार्मूला हमारे पास जो जितने सारे वेरिएबल्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक गायब रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए n है, a है, जो भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन उसके बारे में बात कर रहा हूँ। n है, a है और d है, ठीक है। हमारे पास 3 चीज़ है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा या तो n a नहीं रहेगा, या तो d नहीं रहेगा, या तो n नहीं रहेगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 टर्म नहीं रहते हैं, वो उसको सॉल्व करके निकाला जाता है, उसके लिए कुछ हिंट दे दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन में कुछ और गिवन रहता है, ठीक है। तो हमारा बेसिक फार्मूला जो है, जो हमारा बेसिक फार्मूला वो हमारा ये है, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, ये बेसिक क्लास थी एपी की, ठीक है। तो अब इसके बारे में इससे रिलेटेड अब हम नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और हमारे बुक में भी वो क्वेश्चंस है काफ़ी सारे, तो इसे उतार लें। बात जैसे कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेस का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, आपको इक्वेशन मिलेगा, जैसे मैंने पढ़ाया अभी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, ये जो फार्मूला पढ़ाया, ठीक है, इस फार्मूला के जगह पर आपको क्वेश्चन दे देगा ए एन इज इक्वल टू 3n प्लस 2, ठीक है। ये एक जनरलाइज फॉर्म होता है एपी का किसी भी एपी का बनाने का, मतलब एपी का जो सीरीज चल रहा हो उसका एक जनरलाइज फॉर्म होता है 3n प्लस 2। 3 और 2 जो है वो मतलब वेरी करेगा, एक कांस्टेंट की तरह ले जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक जनरलाइज फॉर्म में मैं लिखना चाहता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ a प्लस ए एन प्लस बी, मैं ए एन प्लस बी लिखता हूँ, एक जनरलाइज फॉर्म हो गया एपी का, ठीक है। एपी का ये एक जनरलाइज फॉर्म हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेस का। अब ध्यान से देखिएगा, ए एन की जगह पर आपको ऐसे दे देगा 3n प्लस 2, यहाँ पे b के जगह पर 2 है और a के जगह पर 3 है। तो अब यहाँ पे आपको ए जैसे बोल देगा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म पूछेगा या डी पूछेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है। ज़्यादातर चांस है कॉमन डिफरेंस पूछने का, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछता है। तो अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो पहले मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए होगा, क्योंकि मैंने कॉमन डिफरेंस का अभी तक फार्मूला ही नहीं लिखवाया। कॉमन डिफरेंस का फार्मूला आता है a2 माइनस a1। a2 a1 से बहस नहीं है, बस कंजिक्यूटिव टर्म को आप घटा दीजिए, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म से पहले को घटा दीजिए, या पांचवें टर्म से चौथे को घटा दीजिए, बस कंजिक्यूटिव, आगे वाला को एक पीछे वाले टर्म से घटा दीजिए, आगे वाला टर्म्स में पीछे वाला टर्म घटा दीजिए, ठीक है। तो आपको डी मिल जाएगा, ठीक है। डी का एक फार्मूला होता है, ठीक है। इसी को बहुत सारे बुक में ऐसे लिख लिया जाता है ए एन माइनस ए एन माइनस 1, ठीक है। इसका कोई ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है। एन का मतलब कि जो टर्म आप लिए हैं, माइनस एन माइनस 1 का मतलब जस्ट उसके पीछे वाला टर्म को आप घटा दीजिए, ठीक है। तो उससे मेरा डी निकल जाएगा। अब ध्यान से बात करें तो एन एक फॉर्म में दे दिया, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट कि इस फॉर्म में मेरा जो एपी है वो इस फॉर्म में है, हमें पता करना है फर्स्ट टर्म। जैसे डायरेक्ट बोल देगा कि भाई आप सीरीज़ ही बता दो, तो सीरीज़ बताने के लिए हमको ए चाहिए, डी चाहिए, फिर तो काम खत्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, एन के जगह पर यहाँ पे मैंने 1 पुट किया, तो कोई भी इक्वेशन में यही पुट होता है 1। तो मेरा फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 3 और 2 5, फर्स्ट टर्म मेरा 5 आ गया। देन अगर हम सेकेंड टर्म की बात करें तो एन के जगह पर जब मैंने यहाँ 2 पुट किया, तो यहाँ भी मुझे 2 ही पुट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे 2 ही पुट करना पड़ेगा। ये हो गया 3 2 6 और 2 8 हो गया। अब मुझे चाहिए डी, ठीक है, सीरीज पता करने के मुझे डी चाहिए, तो डी चाहिए मैंने कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए। तो ए डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1। देन हमने देखा कि 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब मुझे इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर सीरीज पूछते कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेस का जो सीरीज है वो क्या होगा, तो मेरा फर्स्ट टर्म और डी मिल गया तो सिर्फ जोड़ते जाओ, 5 3 8 3 11 3 14 3 17 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, अपना डी जोड़ते जाओ। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये तो क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन तो दे दिया, अब भी यहाँ पे कभी कभी फ्रैक्शन भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया था, उसको मन करेगा तो वो ये भी दे देगा कि भैया एन जो है 1/2n प्लस 3/5 है, ऐसे भी तो दे सकता है, ठीक है। एन का जो फॉर्म है वो ए एन प्लस बी है, यानी ए और बी वेरिएबल है, मतलब वेरी करेगा नंबर्स के, और एन जो है मल्टीपल है, वो ऐसे भी तो दे सकता है। तो अगर ये ऐसे देने लगे तो दिक्कत होगा ना, 1 पुट कीजिएगा फिर 2 काट के ऐड कीजिएगा, तब तो दिक्कत होगा, तब तो दिक्कत होगा ना। देन मैं क्या बोलता हूँ कि जो डी मेरा आया वो ध्यान से देखिएगा तो 3 आया है, ठीक है। तो इस टाइप के फार्मूला के लिए डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर हम डी निकालना चाहें, जैसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो भाई लिखना पड़ेगा
इस टाइप का फॉर्म में हमको घटा के लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट एमसीक्यू में बनाना हो या किसी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हो और वहाँ आ गया, तो वहाँ क्या करेंगे कि डी जो होगा वो डायरेक्टली ए ही होगा। जो एन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एन जो है यहाँ पे वही डी है। यहाँ पे देखिए जो 3 था ये कोफिशिएंट ऑफ एन था, यही 3 है। आप बहुत सारे क्वेश्चन बनाइएगा तो भी आपको वही मिलेगा। आप अपने जगह पे वैल्यू पुट करके वहाँ पे देख सकते हैं। डायरेक्ट क्या हो जाता है, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ए। जो यहाँ पे ए है वही कॉमन डिफरेंस है। देन अगर इसका मुझे डायरेक्टली पूछ दिया जाए कि भैया कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देन आई सेड टू बी कि 1/2। ठीक है, कि यहाँ पे जो इसका n के साथ जो कोफिशिएंट है यही तो डिफरेंस है 1/2। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल था, यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल था। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई एन का फॉर्म अगर हम दे दे तो कौन सा बड़ा बात है, 1 कौन नहीं पुट कर लेगा भैया, 2 कौन नहीं पुट कर लेगा, कौन सा बड़ा बात है। देन अगर हम बात करें, चलिए देखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि ए एन जो है जनरलाइज फॉर्म में होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए एन प्लस बी। ठीक है, देन ये जो है यही इस ए पी का कॉमन डिफरेंस है। और फर्स्ट टर्म लाने के लिए महा आसान काम है, इन को भूल जाओ और दोनों को ऐड कर दो, इनको भूल जाओ और दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, अब देखिए जब ए पी डिस्टर्ब करता है तो दिक्कत करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ए पी आपको डिस्टर्ब करेगा। जैसे कि अगर बोल दिया जाए एक जनरल क्वेश्चन में लेता हूँ, एक एपी का एक छोटा सा जनरल क्वेश्चन लेता हूँ। ऐसे दे दिया है ए प्लस 17, ए प्लस 120, ए प्लस 210 डॉट डॉट, और ए इफ़ ए इज इक्वल टू, एक बुक में मैंने देखा था ये 17 टू द पावर 17, 77 टू द पावर 77। ठीक है, ए की जगह पर ये है। देन फाइंड डी, देन फाइंड डी। ठीक है, और ये जो टर्म है वो एपी का टर्म है या नहीं। ठीक है, एपी का टर्म है या नहीं, तो इससे देखिए कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब ही नहीं है भाई। अब वो खुद बोला है कि ए में कितना जुटा है 70, फिर कितना जुटा है 140, फिर कितना जुटा है 210, तो ये तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो एपी का जो सीरीज़ बना उस पर अगर आधा चीज़ आप कांस्टेंट रख रहे हो और आधा चीज़ बढ़ा रहे हो, तो अगर वो आधा चीज़ जो बढ़ रहा है वो एपी में है, देन आपका टर्म एपी में है और उसका कॉमन डिफरेंस उसी के रिस्पेक्ट पे निकलेगा। जैसे अब सिंपली अगर कॉमन डिफरेंस पूछ दिया जाए ऐसे, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया कि ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सीधा बताया कि पिछला टर्म में से पहला टर्म घटा दो। तो पिछला टर्म मेरा क्या है, ए प्लस 140, और मैंने पहला टर्म घटाया ए प्लस 70। ठीक है, तो इसको जब घटाया जाएगा 140 माइनस ए माइनस 70, देन ए खत्म, 140 में 70 गया तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है 70। उसी तरह आप इस टर्म में से इसको घटाइएगा तो ए खत्म, 210 में से 140 गया, फिर 70। तो जो कॉमन डिफरेंस मेरा आ रहा है डी जो है वो आ रहा है 17। ठीक है, तो अभी तक तो ठीक था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन जो इफ ए इज इक्वल टू 77 टू द पावर 77 दिया हुआ है, यही अगर इस पर रख देगा तो आपको देखने में अजीब लगेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये इस पर रख दिया जाए तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, 77 टू द पावर 77 प्लस 70, कॉमा 77 टू द पावर 77 प्लस 140 प्लस 7, कॉमा 77 टू द पावर 77 प्लस 210। ठीक है, तो ये इस टाइप से जो लगेगा कि भाई ये एपी में है कि क्या है, वैल्यू क्या होगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चंस मैथ में ऐसे दिए जाते हैं जैसे आपका दिमाग उसको देख के करेगा कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब 77 टू द पावर 77 इसका वैल्यू क्या होगा, सॉल्व क्या होगा, इस टाइप से दिमाग से खेला जाता है। जबकि क्वेश्चन जो होता है वो उसका वैल्यू पे मैटर ही नहीं करता कि भाई क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसका वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। आप हमको बताइए कि डी कितना है और ए कितना है, खत्म बात। तो ए तो बोला इतना है, अब क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे दे दे, डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे दे दे और डिफरेंस पूछे तब कि भैया डिफरेंस बताओ। ये तो मैंने आसान कर दिया ना, ये तो मैंने आसान कर दिया, यहाँ साइड में ए इज इक्वल टू लिख दिया, कोई इशू नहीं है। जो बच्चा नॉर्मल है, जो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटा के निकाल लेता है वो तो निकाल लेगा।
लेकिन जब क्वेश्चन डायरेक्टली इस टाइप से दे दे, अगर एमसीक्यू में दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एमसीक्यू में दे दे कि इतना इतना और इतना टर्म है, डॉट 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 दे दे, ठीक है, और डी ना पूछ के अगर मान लो डी पूछ दे तो बेटर है, इसमें से ये घटा तो ये एक टर्म बचा डी इतना, डी ना पूछ के ये पूछ दे भाई, पूछ दे कि भाई ए टर्म कितना होगा, ए टर्म कितना होगा। तो जो बच्चा देख पा रहा है कि ए ये है और यही डी है, ए प्लस डी, ठीक है, तो इसकी शुरुआत ही हो रही है ए प्लस डी से, तो फर्स्ट टर्म ए प्लस डी, देन सेकेंड टर्म ए प्लस 2d, थर्ड टर्म ए प्लस 3d। ये फॉर्म में बना है, फार्मूला नहीं है कि ए तो ए फर्स्ट टर्म तो ए होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी होता है, सेकेंड टर्म होता है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो डी तो हमको पता है ना भाई कि डी जो है 17 है, ठीक है। अब इसको देखें तो यही ए फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक है। तो अच्छा अगर नॉर्मली सोचा जाए कि अगर 8 हमको निकालना है, ठीक है, तो हर टर्म में ये 8 77 टू द पावर 77 है, वो तो रहेगा भैया, तो चलो वो रहेगा, तो डायरेक्ट 77 टू द पावर 77 मैंने लिख लिया। अब देखा कि फर्स्ट टर्म में 70 है, सेकेंड में 140, थर्ड में 210, यानी 70 का टेबल चल रहा है, ऐड जो हो रहा है वो 70 का टेबल ऐड हो रहा है ना, 70 140 70 140 210 ऐसे करके। तो तीसरा टर्म है तो 73 जा, अब 8वां टर्म है तो 78 जा 560 870 जा, तो ये मेरा टर्म डायरेक्ट आ गया, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, ये मेरा डायरेक्ट आंसर हो गया। मैंने जो अभी फार्मूला बताया एपी का जो जनरलाइज फॉर्म का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें फ्रैक्शन पे करके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, बहुत सारे एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये मैं साफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चंस जो है वो मैं साफ कर देता हूँ। चलिए अब मैं बात करता हूँ वही जनरलाइज फॉर्म का। दिखने में काफ़ी छोटा है, लेकिन जब क्वेश्चंस आने लगे तो परेशान कर देगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बताया कैसे देता है, देखो इस पे क्वेश्चन अगर आप ऐसे दे दें कि an = 5n + 7, तब तो a1 पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं देगा, क्वेश्चन क्या करेगा, n के जगह पर कुछ और लिख देगा, काम है उसका, ऐसे लिखेगा AP = 7p - 77, ऐसे लिख दिया AP = 7p - 7 - 7 प्लस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख दिया। अब बोलेगा कि भैया डी बताओ, ठीक है। अब डी पुट करोगे तो अगर तुमको n1 भी पुट करना हो तो 1 पुट करोगे ना, तो 1 पुट करोगे। अगर मान लो जो दिमाग का तेज है वो 1 यहाँ पुट करता तो उसको याद हो यहाँ पुट करेगा, 1 पुट करेगा, 7 1 जा 7 17 + 7, इसमें 7 ऐड करेगा ना 724, फिर 2 पुट करेगा, 7 दूनी का 14, फिर इसको पुट करेगा, फिर घटाएगा, फिर लाएगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि ये जो ए है यही डी है, ये ए है यही डी है, जो ए है यही डी है जो फार्मूला में है, ठीक है, बड़ा ए। तो यहाँ पे डी डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 7 जो है वही डी है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और दे दें am = 7 to the power 99 m - 90 to the power 77, ऐसे दे देता 99 to the power 70, ठीक है। am जो है 7 to the power 99 है और m है प्लस 99 to the power 7 है, देन फाइंड डी क्या होगा, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन देख के ही तुम लोग को दिमाग घूम जाएगा, ठीक है, दिमाग घूम जाएगा कि भाई वैल्यू क्या, बोले ना कि भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है दिमाग यही सोचता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, जबकि वैल्यू तक पहुंचना ही नहीं रहता है,
वैल्यू तक हमें पहुंचना ही नहीं रहता है। अभी मैंने बताया ये जो आगे वाला टर्म है वही ए है, अरे डी है, तो ये मेरा डी कौन सा टर्म है, 7^99, यही मेरा डी बन जाएगा आंसर। क्यों मैं दिमाग लगाऊँ भाई, क्यों मैं दिमाग लगाऊँ जब मुझे इतना पता ही है, तो क्यों दिमाग लगाऊँ। ठीक है, तो एपी पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि जनरल अगर पूछ दिया जाए, मैं थोड़ा लाइन से नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सारे कॉन्सेप्ट कवर करना चाहता हूँ कि भाई सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि 100 से लेके 1000 तक के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चंस लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं पार्टिकुलरली एक एक टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, जिससे आप जो है क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप एक बार क्वेश्चंस सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चंस क्या बोला कि 100 से लेके 1000 तक के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है, मल्टीपल्स या डिविजिबल्स मैंने जो है वो पूछ सकता है, या फैक्टर्स पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि कितने मल्टीपल है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरा फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और लास्ट टर्म मेरा 1000 बना, और जो मल्टीपल्स पूछे या डिविजिबल पूछे कि हाउ मेनी टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4 या हाउ मेनी टर्म्स आर मल्टीपल बाय 4, एक ही बात है। तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है वो हमें चेक करना पड़ता है कि जो डेटा दिया हुआ है कि फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म मेरा ये है, वो यहाँ से लेके वहाँ तक के बीच में जो देखिए, इसमें क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो ठीक फिक्स होता है कि जिसका मल्टीपल दिया हो वही कॉमन डिफरेंस है। 4 का मल्टीपल दिया हो तो वही कॉमन डिफरेंस है 4। ठीक है, अगर 5 का दिया हो तो वही कॉमन डिफरेंस है, D5 है, 7 दिया हो तो 7 है। लेकिन जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का बात है उसमें मैं चेक करना होता है। जैसे यहाँ 100 दिया हुआ है तो मैं फर्स्ट टर्म इसे मानूँ या नहीं मानूँ, इसके लिए हमको डिवाइड करके चेक करना होगा 4 को, कि मैंने चेक किया तो 100 से कट गया, यानी कि मेरा फर्स्ट टर्म ए है, अरे फर्स्ट टर्म 100 है, ए जो है मेरा 100 है। अगर नहीं कटता तो इसके आगे का जो मल्टीपल है, इसके आगे का जो कटने वाला होता, इसके आगे का जो कटने वाला होता वो मेरा फर्स्ट टर्म बन जाता। जैसे यहाँ 4 का मल्टीपल ना देके 3 का मल्टीपल देता। ठीक है, और बोलता कि बिटवीन, एक क्वेश्चन बोला जाता है कि भाई 100 और 1000 के बीच में, 100 और 1000 के बीच में, बिटवीन में, तो आप देख सकते हैं कि 100 तो 3 से कटने वाला नहीं है, 99 कटेगा, 102 कटेगा। तो इन लोगों के बीच में जो फर्स्ट टर्म आएगा, अगर 3 का मल्टीपल के बारे में बात करें, ठीक है, अगर 3 का मल्टीपल के बारे में बात करें तो इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट टर्म आएगा वो 102 से स्टार्ट होगा, फिर 105 बनेगा, फिर डॉट डॉट डॉट। एक बार हमें लास्ट वाले टर्म को भी चेक करना पड़ेगा कि 1000 जो है 3 से कटता है कि नहीं, तो 1000 तो नहीं कटता है, 999 कटेगा, तो मेरा जो लास्ट टर्म बचा वो 999 बना। ठीक है, मेरा फर्स्ट टर्म हमको मिल गया, मेरा लास्ट टर्म हमको मिल गया, मेरा डी हमें मिल गया। डी खोजना ही नहीं पड़ेगा इसमें, आपको जो जिसका मल्टीपल या डिविजिबल बोले वही डी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देन हमको फाइंड करना है कितने सारे मल्टीपल्स हैं, कितने सारे मल्टीपल्स हैं। तो कितने सारे मल्टीपल्स हैं, तो उसके लिए मुझे वही फार्मूला ए, पुराना जो हम लोग का an = a + n-1 d है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, n नंबर ऑफ टर्म्स। n कितना है, 999 = a की जगह पर मैंने लिख दिया 102 और प्लस n-1 और d की जगह पर मैंने लिख दिया 3। ठीक है, अब 999 में 102 आके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 9 में से 2 गया, मेरा बचा 7। अब 9 में से 0 गया तो बचा 9, 9 में से 1 गया तो बचा 8। अब इधर क्या बचा, n-1 × 3। अब 3 को मैं उधर भेजूँगा तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा तो देखो 3 2 जा 6, 2 बचा 29, 3 9 जा 27, 2 बचा 9, 299 आया, 299 आया, 299 आया। अब इधर कितना बचा, n-1 बचा, अभी -1 उधर जाएगा तो +1, तो n = कितना आ गया, 300 से आ गया। मैं थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूँ, दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो 299 इधर आया तो +1 = n, देन n = कितना हो गया मेरा 300। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स निकाले जा सकते हैं, इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स
निकाले जा सकते हैं। कहीं गलती तो नहीं है। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 का 9, 9 ठीक है, एक कट गया 299 बार में, 9 तिया 27, 2 ठीक है ठीक है। तो कितने सारे टर्म्स आ गए, 300 टर्म्स, ठीक है। तो उसी तरह से अगर आपको 7 का मल्टीपल दे दे, या आपको जो स्टार्टिंग और एंडिंग है जो 100 से दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, उसके जगह पर आपको एक और बोल सकता है कि 2 डिजिट नंबर्स और 3 डिजिट नंबर्स, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन अगर बोल दे कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई मतलब 7 दे दे या 8 दे दे, तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से, ठीक है। तो 100 से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होगा, 99 पे। 99 पे ख़त्म होगा तो मेरा स्टार्टिंग जो बना वो 100 बना और 99 बना, ठीक है, लास्ट टर्म। लेकिन वो 99 लास्ट टर्म मेरा होगा या नहीं होगा वो हम डिफाइन करेंगे कि जो टर्म मेरा दिया हुआ है, जो टर्म मेरा दिया हुआ है उससे हम डिवाइड करके पता करेंगे कि भाई डिवाइड हो गया तो ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म को ले डिवाइड करते हैं तो हम आगे बढ़ा देते हैं कि भाई उससे पीछे तो जाना नहीं है क्योंकि बिटवीन बोला है, ठीक है। तो इससे पीछे मुझे जाना नहीं है तो इससे मुझे आगे जाना होगा। और यहाँ तक जब एंड है तो इससे आगे नहीं जा सकते तो मुझे पीछे जाना होगा। तो हमें फर्स्ट टर्म डिवाइड करने के लिए, मतलब फर्स्ट टर्म हमें पता करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब जो जहाँ से स्टार्टिंग है तो मुझे फर्स्ट टर्म मिलेगा और लास्ट वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो जो मेरा रिमाइंडर बच रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करने का तो पता चल जाएगा। जैसे यहाँ 999 डायरेक्ट पता चल गया। अगर मान लो मुझे नहीं पता चलता तो मैं डिवाइड करके देखता और जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच रहा था उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा बच रहा था उसे मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, तो वो टर्म्स मेरा वहाँ पे डिवाइड हो जाता, तो मेरा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मिल जाता। तो ये जो मल्टीपल डिविजिबल्स और अदर एनी अदर जो मतलब जो सारे जो हैं उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इसी तरह से बनते हैं। अगर इसको अगर ध्यान में रखा जाए और इससे अगर अच्छा क्वेश्चन पूछना हो तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि जैसे हाउ मेनी टर्म्स 1 से लेकर 100 तक के बीच में, या हाउ मेनी 2 डिजिट टर्म्स, जैसे मैं लिख देता हूँ, इसको अगर मिटा दिया जाए तो हाउ मैनी 2 डिजिट टर्म्स, जैसे ऐसे लिख दिया जाए हाउ मैनी 2, राइटिंग पे ध्यान ना दे, राइटिंग मेरा बहुत गंदा है। हाउ मैनी 2 डिजिट टर्म्स डिविजिबल बाई, डिविजिबल या मल्टीपल दे दे, डिविजिबल दे दे या मल्टीपल दे दे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वही मेरा डी बनता है। डिविजिबल या मल्टीपल, मल्टीपल ही मैं लिख देता हूँ, मल्टीपल बाई दे देगा 4 नहीं 5 एंड 5 नहीं लेता हूँ, किसको ले लूँ, 2 टर्म दे देगा। 2 टर्म में जैसे मैं ले लेता हूँ 3 एंड 7, 3 टर्म भी ले सकते हैं, क्या दिक्कत है, 3, 6 एंड 12, 3, 6 एंड 12। अब देखिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, जो मेरा क्वेश्चन आ रहा था कि भाई 4 का मल्टीपल बताओ, 7 का मल्टीपल बताओ, और एक इंटरवल दिया हुआ था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बीच में, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि अब एक टर्म की बात नहीं हो रही है, अब 2-3 टर्म की बात हो रही है। मैं 2 टर्म भी ले सकता था लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। टफ क्वेश्चन इसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ताकि जब ये समझ गया तो उससे जो छोटा क्वेश्चन है वो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी नींद नहीं लग रहा है। चलो अब देखो मैं बात कर रहा हूँ, जैसे 3 टर्म दिया हुआ है, मतलब 3 डिजिट से डिविजिबल या मल्टीपल बोला है 3, 6 और 12 से, ठीक है, यानी तीनों से हो तो तीनों से मल्टीपल वही होगा, कौन होगा। जैसे अगर 12 है तो 12 6 से भी मल्टीपल है, 3 से मल्टीपल है, तो 12 जैसा हमको और खोजना होगा। तो ये तो है कि एक कंसेक्यूटिव है, तो हमें क्या करना है कि अब हमको सारा टर्म को मिला के एक टर्म बनाना है। एक टर्म के लिए हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे तो एलसीएम 12 आ जा रहा है, यहाँ पे तो यही वाला एलसीएम बन जा रहा है। तो आप ये मत समझिए कि बड़े वाले टर्म को हम बात कर रहे हैं, नहीं, बड़े वाले टर्म की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है तीनों टर्म के एलसीएम की। अगर बीच में कहीं 7 रहता या 4 रहता या 5 रहता और कुछ भी होता तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम का मल्टीपल होगा, क्योंकि एलसीएम को ये तीनों कट गए, इस तीनों से इसका एलसीएम ही तो कटेगा।
जैसे ये तीनों का एलसीएम हुआ 12, तो 12 तो ये तीनों से कटेगा। अब 12 के जितने सारे मल्टीपल्स हैं वो इन तीनों से कटेंगे, क्योंकि कटना तीनों से है, एक को लेके मैं नहीं चल सकता। क्वेश्चंस में बोला है कि एक को लेके नहीं लिया जा सकता, हमें 3 का खोजना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई जितने सारे टर्म्स बोले उनका क्या लेना है, एलसीएम। अब उसके बाद हम बात करें तो 2 डिजिट नंबर में 12 से सबसे पहला मल्टीपल कौन होगा, 12 खुद, ठीक है। और लास्ट में कौन होगा, लास्ट में कौन होगा, लास्ट में मेरा कौन सा मल्टीपल होगा, शायद 96 तक होगा, ठीक है, 96 तक होगा। चलिए देख लेते हैं। मेरा पहला टर्म 12 2 डिजिट का, और दूसरा लास्ट टर्म जो 2 डिजिट का है वो 96 बन रहा है। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। आप अगर मान लो मुझे नहीं पता कि 96 हो रहा है, ठीक है, तो 100 डिवाइड करके देख लेना यार, इतना क्या दिमाग लगाना है। चलो ना, 12 हो गया और मेरा लास्ट टर्म कौन आ गया, 96 आ गया। लास्ट टर्म मेरा 96 आ गया। तो लास्ट टर्म जो मेरा 96 आ गया है, तो ये मेरा ए बन गया और ये मेरा एल बन गया। मतलब एल मतलब लास्ट टर्म, एन भी बोल सकते हैं, हमको क्या चाहिए एन। और डी मेरा पता है, डी यहाँ पे बना एलसीएम, इसी का तो चक्कर है, डी का ही चक्कर है कि डी पता रहे तब तो। डी किसको माने, उसमें तो एक टर्म था तो मान लेते थे, अब इसमें 3 टर्म है तो डी किसको माना जाए, डी किसको माना जाए। तो वही हम लोगों ने लिया एलसीएम। अब ये बन गया डी। अब हम लोगों को पता है भाई कि एन इज इक्वल टू मिलता है हमें ए प्लस एन माइनस 1 डी, और एन क्या है मेरा 96, ए बना 12, एन के जगह पर एन, ठीक है। बच्चों जैसा पढ़ा करो, ठीक है, मज़ा आएगा। अब 96 में गया 12, तो मेरा बचा 6 में गया 2, 4, 9 में गया 1, तो बचा 8, 9 माइनस 1 इंटू 12, ठीक है। अब इसे मैं काट दूँ क्या, 7 बार में, 7 बार में काट दूँ क्या, सही बात है, n-1। अब जो n है मेरा वो 7 + 1 = 8, ठीक है। ये मैंने ऐसे इसलिए लिखा, वो डायरेक्ट दिख रहा था, 12 × 96 8 डिजिट है, ठीक है, 12 × 96 8 डिजिट है, वो डायरेक्ट दिख रहा था। लेकिन मैं इसलिए लिखा क्योंकि भाई यहाँ पे 3, 6, 12 ज़रूरी नहीं है मिले, ठीक है, ज़रूरी नहीं मिले। वो 13, 16, 120 भी दे सकता है, उसको जो मन हो। अब बोल देगा 3 डिजिट तक, तो मुझे 4 डिजिट तक बोल देगा, या 3 डिजिट बोले तो 100 से 1000, 4 डिजिट बोले तो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उतना नहीं बोलेगा, टेंशन नहीं लेना है। बस इतना याद रखो कि कभी भी 1 डिजिट रहे तो उसका मल्टीपल या वही डी बन गया, और 2-3 डिजिट रहे तो उसका एलसीएम बना डी, और उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेस में जो एन का फार्मूला होता है, उस पर आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने दिखा दिए, ठीक है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। कभी भी इधर उधर कर दिया, मतलब ए डी या एन गायब कर दिया, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो इससे रिलेटेड एसएन पे लाऊंगा, ठीक है, जो सम ऑफ सीरीज़ पे है, उसमें और हम डिटेल से पढ़ेंगे। मैं छोटी क्वेश्चंस मैं डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर बताया था, ये छोटी क्वेश्चंस आपको इतनी बूस्ट दे देगी, ठीक है, कि आप जितना टाइम 5 क्वेश्चन में लगाते, मतलब 5 क्वेश्चन में लगाते थे, उतना टाइम में आपका 15 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। आप कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ठीक है, कहीं से भी देखिए, कोई भी वीडियो देखिए, अपने छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आज आप एवरेज स्टूडेंट हो, मेरा तो मानना है कि एवरेज स्टूडेंट कोई होता ही नहीं है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट कोई नहीं होता है। बस एवरेज स्टूडेंट और टॉपर में बस एक ही फ़र्क है, मेरा बस यही मानना है कि एक ही फ़र्क है, टॉपर पढ़ लिया होता है, एवरेज पढ़ा नहीं होता है। किसी भी बच्चे में ऐसा थोड़ी कि भाई वो पहले से टॉपर था, ज़्यादा तेज है, नहीं, कोई मतलब नहीं है। अगर वो चीज़ वो पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो वो आगे बढ़ चुका है, तो वो टॉपर है, ठीक है, टॉपर है या अच्छा पढ़ता है। और जो नॉर्मल बच्चा है, एवरेज बच्चा, वो चीज़ पढ़ा ही नहीं है, या उसे वो चीज़ उस तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया, या उस तरीके से सोचने पे मजबूर ही नहीं किया गया कि भाई तुम सोचो, ठीक है, उसको बस इग्नोर, तो ये भी इग्नोर, ठीक है, उसको उस टाइप का कॉन्सेप्ट मिलता नहीं है, वो ध्यान नहीं देता है, तो वो नहीं पढ़ा है, तब वो ऐसे है। लेकिन अगर वो एवरेज बच्चा अगर पढ़ ले तो कोई टॉपर बचेगा ही नहीं, ठीक है, नहीं बचेगा इनसे, मतलब सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
तो एपी के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिया था कि एन के बारे में और उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बना लिए थे और बेसिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए थे, ठीक है। तो अब बारी है ट्रिक्स की, ठीक है। कोई भी जब क्वेश्चंस हम बनाएं, ठीक है, तो मान लीजिए अगर हम एमसीक्यूज ज़्यादा तक सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए ज़्यादातर एमसीक्यू बच्चे सॉल्व करते हैं, तो हमेशा टाइम देने से अच्छा है कि भाई कुछ एक आध ट्रिक्स दिमाग में हो तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उससे लोग इंप्रेस भी होते हैं कि भाई कितना जल्दी सॉल्व करता है, क्या बात है। तो चलिए अगर हम ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, एपी में जो ट्रिक्स होते हैं, ट्रिक्स नहीं होते, छोटे छोटे जो प्रूविंग्स होते हैं, अदर जो ट्रिक्स जिसका नाम है वो एक छोटे छोटे प्रूफ्स होते हैं जो बच्चे याद कर लें तो उससे रिलेटेड या उस पर जो पुट किए हुए जो क्वेश्चंस आते हैं नंबर, वो आसानी से सॉल्व कर लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मेरा क्वेश्चंस है एन टर्म दे दिया हुआ है, मान लीजिए एपी टर्म को ले लेते हैं, पीक्यू के टर्म में चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रहते हैं डायरेक्ट भी, और मान लीजिए जैसे भी रहे, मान लीजिए अगर मेरा ट्रिक नंबर 1 की अगर हम बात करें, ट्रिक नंबर 1 की हम बात करें तो एपी जो टर्म है वो अगर क्यू है और ए क्यू टर्म जो है इज इक्वल टू मेरा पी है, मतलब कि जेवा टर्म कुछ और है उसी का उवा टर्म कुछ और है, मतलब उवा टर्म मतलब कि देखो उवा टर्म का मतलब उवा टर्म नहीं करना है। जैसे देखो अगर A3 5 है और A5 3 है, इसका ये मतलब है, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस भी हम करते जा रहे हैं। A3 5 है, ठीक है, और A5 क्या है 3 है। इस पे बेस क्वेश्चन है कि अगर AP टर्म Q है, AP टर्म Q दिया हुआ है और AQ टर्म P दिया हुआ है तो हमें क्या मिलेगा, मतलब कुछ कंक्लूजन मिलेगा, मतलब अच्छा। जैसे कि मान लीजिए A3 टर्म 5 आ रहा है तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 5 है, और A5 टर्म 3 है तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 3 है। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना हो तो पीछे वाले वीडियो में देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो ये मेरा -2D बचा और यहाँ पे -2 आया, -2 आया, ठीक है, सॉरी 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आया D इज इक्वल टू -1 आया, ठीक है। तो ये एक जनरलाइज फार्मूला के तौर पे बनता है, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चंस लेके आराम से दिखा दिया कि कभी भी AP टर्म Q और AQ टर्म P के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, तो हमारा जो D होगा वो हमेशा -1 आएगा, हमेशा -1 आएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को साइड कर देते हैं, हमने देख लिया कि D मेरा -1 आता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, तो D मेरा जो है -1, ये मेरा पहला ट्रिक का पॉइंट, ठीक है, कि APQ और AQ टर्म P रहेगा तो D हमेशा -1 आना है, ठीक। लेकिन अगर मुझे D ना पूछ के कोई Nवा टर्म पूछ दिया जाए, Nवा टर्म पूछ दिया जाए कि भाई An टर्म क्या होता है, An टर्म मतलब क्या होता है, नहीं मतलब Nवा टर्म क्या होगा। जैसे कि Nवा टर्म का फॉर्मूला है कि भाई P प्लस Q करके इस -N कर दो, P प्लस Q -N कर दो, P प्लस Q करके -N कर दो। ये मेरा ट्रिक नंबर 2, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, तुम लोग कॉपी में लिख लेना। Nवा टर्म पूछ दिया जाए मतलब कोई अलग टर्म। अब मैं क्वेश्चन बना देता हूँ, टेंशन नहीं है, क्वेश्चन भाई बना देता हूँ, बिना क्वेश्चन के मैथ में मज़ा नहीं है। D-1 हो ये तो देख लिया, अब इसे देखना चाहते हो, ठीक है, कि भाई ये कैसे होता है। Nवा टर्म करने का मतलब अगर हम A3 5 था, A5 2 था, D मेरा -1 आया। Nवा टर्म करने का मतलब अगर हमको A11 टर्म चाहिए, ठीक है, तो A11 टर्म को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 10D लिखेंगे ना, A प्लस, अरे सॉरी 10D ना, A प्लस 10D। अब ध्यान से देखो ये 10D कैसे आ रहा है, ये क्या बोला कि P प्लस Q जोड़ के -N करो भाई, तो इसका वैल्यू जोड़ के -N करो, तो E मेरा P, E मेरा Q और E मेरा N नहीं पता, N11, N कितना है 11, N11। तो देखो P प्लस Q करेगा, 5 4 2 7, 7 में से 11 घटा दो, ठीक है, -4। तो N जो पूछा जाएगा 11वां टर्म जो आएगा, 11वां टर्म जो आएगा वो -4 आएगा, माइनस, जैसे देखो 11वां टर्म का बोला कि P प्लस Q -N करो, ठीक है। सिंपली देखो ना भाई, काहे दिमाग लगाना है, देखो D-1 है ना, 5वां टर्म 2 है तो 6ठा टर्म कितना हो जाएगा 1, 7वां टर्म कितना हो जाएगा 0, 8वां टर्म -1, 9वां टर्म -2, 10वां टर्म
-3। अब 11वां टर्म कितना आएगा, -4। 11वां टर्म कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। अब 11वां टर्म -4 आ रहा है, ऐसे सॉल्व करके अगर हम डायरेक्ट पुट करके देखें कि अगर यहाँ पे 11 पुट करें, ठीक है भैया, यहाँ पे 11 पुट किए, पी की जगह पर 5 है तो 5 लिख दिया, दो की जगह पी की जगह पर 2 है, 2 5 2 7, 7 में से 11 गया तो बचा -4। तो डायरेक्ट हम पूछ सकते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हम दे दे, ठीक है, अगर मैं इसको साफ कर देता हूँ भाई, मेरा हो गया प्रूफ। अब देखो, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि ए क्यू टर्म पी है और ए क्यू टर्म सॉरी ए पी टर्म क्यू है, ए क्यू टर्म पी है, तो डी मेरा -1 होगा। ये मेरा पहला कंक्लूजन क्लियर। एन जो टर्म बने, कोई एक्स्ट्रा टर्म पूछ दे जैसे जो इस पर डिफाइन नहीं हो, ठीक है, इस पे देखो क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछता है कि A39 टर्म इज 17 देन एंड A17 टर्म इज 39, दे दिया। अब तुमसे पूछेगा कि A18 टर्म बताओ, A18 टर्म बताओ, तो सीधा बात है कि देखो इस फॉर्म में ना 39 टर्म 17 और 17 टर्म 39, तो A18 टर्म जो आ रहा है वो कैसे आता है, देखो P प्लस क्यू माइनस एन करते हैं, तो P कौन है ये, Q कौन है ये, माइनस एन कौन करेंगे, इसका टर्म को माइनस करेंगे, तो 17 प्लस 39 माइनस हम 18 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 17 गया तो कितना बचा, 19 और 3 22, 22 में से 18 गया तो -4 के आसपास बच रहा है, ठीक है, -4 के आसपास बच रहा है, वही आएगा ना। हाँ देख लो यार एक बार, 9 7 16, हाथ में 1 3 1 4 1 5 56 -18, 16 में से 8 गया। 1 मिनट यार, कुछ गड़बड़, जोड़ना था मैंने घटा दिया, ओह तभी तो कहे यहाँ जोड़ना था ना। देखो तो 9 7 16 4 1 5 15 -18, अब 16 में से 8 गया तो कितना बचा 8, और 4 में से गया तो 3 38, ठीक है। तो ये मेरा टर्म जो है 38 वो मेरा आ गया, ये टर्म जो है 38, ये भी ठीक है कि कुछ गलती हुआ है, 9 7 16 का 6 3 1 4 1 5, ये भी ठीक है। यहाँ पे 56 में से 18 गया, और जोड़ के देख लो यार 8 8 16 ठीक है, ठीक है। तो मेरा जो टर्म है, जो मेरा टर्म 18 आया वो कितना आया, 38 आया। तो इस टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में एमसीक्यू में दिए हुए रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुमको ये फॉर्म याद रखना पड़ेगा, डी का वैल्यू याद रखना पड़ेगा, और ये याद करना पड़ेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जब एमसीक्यू में दिखता है ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन, और जो डायरेक्ट ट्रिक पे सेट हो जाए तो टिक मारने का एकदम मज़ा कुछ और है भाई, ठीक है। तो चलो ये हो गया ख़त्म, तो ये बात क्लियर, ठीक है, ये बात क्लियर। अब एक बात बताओ भाई कि कभी भी तुमको अगर ऐसे मिल जाए ए पी प्लस क्यू टर्म मिल जाए, ए पी प्लस क्यू टर्म मिल जाए, तो वो हमेशा जीरो होगा, टेंशन ही नहीं लेना, वो टर्म हमेशा जीरो होगा, वो टर्म हमेशा जीरो होगा। जिसे A7 टर्म 11 है, ठीक है, और A11 टर्म 7 है, A7 टर्म 11 है और A11 टर्म 7 है, तो देन अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि A18 टर्म बताओ, A18 टर्म बताओ, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, ये फॉर्म पे है सेट, तो हाँ भैया 18 पूछा तो एक बार सोचना, कोई भी चीज़ अगर रहेगा इस टाइप का एन के फॉर्म में, तो एक बार सोचना दोनों को जोड़ के, कि दोनों को जोड़ के तो 18 नहीं आ रहा है, तो जोड़ के देखे तो 18 आ गया, और अभी जस्ट देखें कि इस फॉर्म में रहेगा तो ये जो है ए पी प्लस क्यू टर्म हो जाएगा मेरा जीरो, तो ये जो जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा ना, पी प्लस क्यू टर्म में आ गया तो जीरो, ख़त्म। प्रूफ कर लेना भाई, अपने से पुट करके देख लेना एक बार, आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो अब इसका कहानी ख़त्म। अब एक और चीज़ की बात करें कि अगर ए पी क्यू भी पूछ दे तो वो भी क्या आएगा, जीरो। पी क्यू मीन्स दोनों का मल्टीपल। एग्जाम्पल, ओके, अभी वही बात, A7 11 ले लेते हैं, A11 7 ले लेते हैं, तुमसे पूछ देता है 77 टर्म, कहा था जीरो, कहा था जीरो, वो भी क्या आएगा, जीरो। तो ये सब याद रहेगा तब ना डायरेक्ट पट पट आंसर मारोगे हीरो। ये सब याद रहेगा तब ना। ए पी टर्म क्यू, ए क्यू टर्म पी, D-1, ए एन टर्म पूछेगा तो दोनों को जोड़ के उसका एन घटा दो। अगर ए पी प्लस क्यू टर्म पूछ दिया गलती से, चेक करके देख लेना कि प्लस में है कि मल्टीपल में, अगर प्लस में रहा तब भी जीरो, मल्टीपल में मिला तब भी जीरो। ये एक फॉर्म हो गया, ठीक है। इस ट्रिक को काफ़ी अच्छे से नोट कर लो, बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत काम आएगा। देख लो,
तो एक और शानदार ट्रिक के साथ एपी में हम बात कर रहे हैं। जैसे ये वाले टर्म्स, ये वाले ट्रिक की तो बात हो चुकी थी, ठीक है, पिछले वीडियो में। तो हम अब चलते हैं एक दूसरी वाले क्वेश्चन पे, मतलब जो इसी टाइप के एक और ट्रिक्स वाली क्वेश्चन है जो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, कभी भी इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। क्या चल रहा है हम लोग का? ट्रिक्स, ठीक है। हम लोग का क्या चल रहा है? ट्रिक्स, ठीक। एक क्लास हो चुकी थी और एक छोटी सी और ट्रिक के बारे में बात करें। जैसे मान लो अगर हम लोग का पीथ टर्म, ठीक है, पीथ टर्म, इसी को ए पी लिखो यार, इतना कौन दिमाग लगाता है। ए पी इज इक्वल टू 1/q लिख दिया ना, मतलब पीवा टर्म 1/q है, और क्यूवा टर्म जो है ए क्यू मतलब क्यूवा टर्म 1/p है। ये दोनों बात दिया हुआ है, ये दोनों बात दिया हुआ है, ठीक है। इसको लैंग्वेज में बहुत तरीक़े से लिखवाया जा सकता था कि पीथ टर्म इज इक्वल टू 1/q एंड क्यूएथ टर्म इज इक्वल टू 1/p, जिसका कोई मतलब नहीं है। आराम से शॉर्टकट लिखो, दिमाग में घुसाओ, जहाँ पे पुट हो रहा है वहाँ आंसर निकालो, बाकी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जाएगा, तो हमको पता होना चाहिए कि भाई मेरा ए क्या आएगा, मेरा डी क्या आएगा, मेरा एस एन क्या आएगा, मेरा एम टर्म क्या आएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो पहले हम ए की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो फर्स्ट टर्म आएगा इसमें, वो हमको डायरेक्ट याद कर लो कि 1/pq आएगा, 1/pq आएगा फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म और कौन डिफरेंस सेम होगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अरे भैया सेम आएगा इसमें, बाकी में कहीं नहीं, मतलब यहाँ सेम आएगा। मेरा फर्स्ट टर्म जो बनेगा 1/pq बनेगा, डी जो बनेगा 1/pq बनेगा। देखो इस पर क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं, अभी पुट करके हम बता देंगे। पहले ट्रिक्स तो लिख लो भाई, बहुत काम आएगा ना, ट्रिक्स तो लिख लो। डी आ गया। अब हमको जब पूछा जाएगा कि ए पी क्यू टर्म बताओ, ए पी क्यू मतलब कि हमको अगर ये टर्म पूछ दिया जाए, ए देखो हम सारा फार्मूला जो होता है हम एक ही बार लिख देते हैं। ए पी क्यू टर्म हमको 1 आएगा, ए पी क्यू टर्म का आएगा 1 आएगा, ए पी क्यू टर्म मेरा आएगा 1, चलो ठीक है। और ए पी क्यू टर्म आएगा। अब इसके साथ एक और मेन फार्मूला अगर हम बात करें, ए पी प्लस क्यू टर्म मेरा जाएगा एम प्लस एम नहीं सॉरी पी यहाँ पे है ना, तो पी प्लस क्यू बाई पी क्यू, ये मेरा ए प्लस पी प्लस क्यू टर्म आएगा, पी प्लस क्यू टर्म आएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है लेकिन ये काफ़ी है, मतलब कि क्वेश्चन जो आता है ना, देखो सीधा बात है कि एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन ट्रिक ही रहता है, कोई ज़्यादा टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन नहीं रहता है। बस आपको वो ट्रिक या तो पता नहीं है, ठीक है, या तो आप सेट नहीं हुए, क्योंकि एमसीक्यू मतलब 4 ऑप्शन में से एक मारना है। या तो आप ऑप्शन पुट करके मार दो, या ऑप्शन रिजेक्ट करके मार को सेलेक्ट मतलब एलिमिनेट कर दो कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है, या ट्रिक मार दो, ठीक। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है आपको। अगर वो ट्रिक्स पता है तो आप इतने स्पीड में सॉल्व करेंगे कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हमने ये देखा, ठीक है। अगर कोई एक्स्ट्रा टर्म पूछ दिया जाए, ये मेन है कि मान लो अगर हमको एमिथ टर्म पूछ दिया जाए, कौन सा टर्म? एमिथ टर्म, कोई एक्स्ट्रा टर्म हमको पूछ लिया जाए, तो ये एमिथ टर्म आता है एम बाई पी क्यू, एम बाई पी क्यू। देखो बाबू, ये सारे कुछ फॉर्मूला और ट्रिक एक बुक में तो नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक बुक में तो नहीं मिलेंगे, आप खोज के देख लेना, एक बुक में तो नहीं मिलेंगे। अब किसी और वीडियो में होगा, कोई किसी सर ने पढ़ाया होगा, अलग बात है, लेकिन एक बुक में ये सारे फार्मूलाज तुमको नहीं मिलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। देखो ए पी जो है 1/क्यू है और ए क्यू जो है 1/p है, ठीक है। तो हमको पता चला ए टर्म होता है 1/pq, डी आएगा 1/pq, अरे 1pq मल्टीप्लाई करके pq टर्म 1 है, और ए पी प्लस क्यू टर्म इतना है, ए में टर्म इतना है। अब इतना लिखिए लिए हो भैया, तो एसएन टर्म भी लिख लो। एसएन टर्म अभी हालांकि मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जो पढ़े हुए बच्चे देख रहे होंगे उनको पता है कि एसएन टर्म होता है कि मान लो अगर एस एम मतलब एम लिखने का मतलब कोई अलग टर्म के बारे में। अरे बहुत सारा गंदा हो गया यार, हाथ काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है बोर्ड की वजह से। देखो अरे कोई बात नहीं, देखो इस एम एन टर्म दे दिया जाए, इस एम टर्म, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। इस एम टर्म ये आता है m इंटू एम प्लस एन बाई 2pq, ये जो है फार्मूला, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस एम का फार्मूला
जब मैं सम ऑफ सीरीज़ पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में बस मतलब चर्चा होगी उसमें। अब देखो इस फॉर्म पे इतने सारे मैंने क्वेश्चंस बना लिए, ठीक है। अब बात आता है क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो जगह तो बचा नहीं है, क्या किया जाए, स्लाइड करते हैं, ठीक है। स्लाइड करते हैं, डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन फिर भी हम देखो हम लोग का स्लाइड कैसे होता है। यही चीज़ हम लोग पहले बगल में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, m इंटू एम प्लस n, ठीक है। कॉपी में याद से उतार लेना, ठीक है। कॉपी में स्लाइड नहीं होगा। देखो यही चीज़ यहाँ से उतार लेना, अब यहाँ से ये घसक के यहाँ डिस्प्ले पे पहुँच गया, ठीक है। तो ये SM का फॉर्मूला हम लोग को यहाँ आ गया। अब इतना जगह बच गया। अब एक काम करता हूँ, AM टर्म को यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, जगह बनाना पड़ता है। हो गया। अब ये AM टर्म मेरा चला गया वहाँ। वीडियो ध्यान से देखिए, अगर देखते के साथ उतार लिए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब जगह की कमी होने की वजह से मैं इधर उधर कर रहा हूँ। अब A को कहाँ भेज दिया जाए, A को भेज देता हूँ ऊपर। A को जो टर्म आएगा वो PQ आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पे, तो ये मेरा जगह हो गया खाली। चलो गेम ख़त्म हो गया हम लोग का, गेम ही खेल रहे थे, इधर से उधर गया। चलो अब देखते हैं, अगर हमें क्वेश्चन ले लें कि A 10th टर्म मेरा 1/20 है, ठीक है। A 10 टर्म मेरा 1/20 है और A 20 टर्म 1/10 है। देखो इस पर सेट कर गया, इस पर सेट कर दिया, क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दिया हुआ, ठीक है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, पहले ही बोला भाई कि लैंग्वेज किताब में है ही है, पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो में भी लैंग्वेज देखोगे तो भाई बयान हो गया, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट पढ़ो, बनाओ, प्रैक्टिस करो, गर्दा उड़ाओ। A 10 टर्म जो है 120 हो गया, 1/20 हो गया, 20 टर्म 1/10 हो गया। पसीना से तो हालत ख़राब है। बोर्ड ठीक आ रहा है ना, फोटो, शक्ल तो ख़राब ही आ रहा होगा, कोई बात नहीं, शक्ल क्यों देखता है भाई। देखो A 10 जो टर्म है 1/20, A 20 टर्म 1/10, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। पहले हमको D पता होना चाहिए भाई, D A कुछ भी पता होना चाहिए। तो अगर हम A का बात करें तो हम यहाँ से सारा, देखो इतने सारा जो मैं ट्रिक्स लिखवाया हूँ, इतना सारा जो ट्रिक्स लिखा हुआ है वो एक ही फार्मूला में कवर हो जाए तो कितना, एक ही क्वेश्चन पे कवर हो जाए तो कितना मज़ेदार है, ठीक है। तो अगर मज़ेदार है तो कर लिया जाए। चलो A जो है 1/PQ है, A है 1/PQ मीन्स मल्टीपल, तो A मेरा आ जाएगा 210 या 200, मेरा A निकल गया, निकल गया ना यार। D है, D भी 1/PQ, कहाँ गया D, कहाँ गया, कहाँ डिस्प्ले से, यही है वो 1/PQ, तो D भी मेरा 1/200 हो गया। 200 कैसे हो रहा है पता चल रहा है ना। देखो 200 कैसे हो रहा है, P और Q, यहाँ पे P के जगह पर 10 है और Q के जगह पर 20 है, तो 1/PQ यानी कि 20 × 10, टाइम ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, 20 × 10 यानी कि 1/100, अरे 200, क्लियर, ये भी निकल गया। अब हमको PQ टर्म, यानी कि अगर हमको A 200 टर्म्स पूछ देता, डायरेक्टली A 200 टर्म पूछ देगा, 200वां टर्म क्या होगा, तो हमने देखा कि 1/A मतलब PQ टर्म का मल्टीपल क्या आता है, 1 आता है, तो A 20th टर्म जो होगा मेरा 1 आ जाएगा। आसानी से देखो ट्रिक्स पता है तो कितना आसानी से हमको निकल रहा है D 1N 2N। अब PQ कहाँ निकालने जाते भाई, हाँ कहाँ फार्मूला पुट करके कहाँ निकालने जाते, आराम से पता चल रहा है कि 200 टर्म जो है 1 है, कोई टेंशन नहीं है। अब P + Q टर्म, यानी कि अगर ये यहाँ से हमको अगर 30 टर्म भी पूछ देता तो 30 टर्म निकालने का फार्मूला है P + Q/PQ, तो P + Q यानी कि 20 + 10 बटा 20 × 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे PQ के जगह पर 10 20 है ना, तो इसी को अगर हम सॉल्व करें, देखो नीचे दिखाई दे रहा होगा, तो 10 30 हो गया और 2 × 10 200 हो गया, कट जाएगा, तो 830 टर्म कितना आ गया, 3/, सही है ना, हाँ 3/20, 3/20, 813 टर्म मेरा जो है वो 3/20 आ गया। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो इस क्वेश्चन पे अगर ये देता तब भी निकाल देते, ये देता तब भी निकाल देते, ये देता तब भी निकाल देते, और ये 30 दिया तब भी निकाल देते। अब मेरा बचा, कौन सा बचा भाई, कौन सा बचा, हाँ वो वाला बचा AM टर्म, कि अगर कोई अलग टर्म देते, क्योंकि देखो अभी हमने जो 200 टर्म निकाला वो मल्टीपल में था, तो मल्टीपल का पता है कि -1 है, मल्टीपल का पता है कि भाई -1 है। अब हमको 30 बोला था, 30 का एक और था मेरे पास कि P + Q अगर दोनों को ऐड के बराबर आ जाए, दोनों के ऐड के बराबर आ जाए तो हम लिख देते थे 3/20, ठीक है। अब हमको कोई अलग टर्म पूछ देगा,
बोर्ड में ज़्यादा घिचमिच हो रहा है, लेकिन देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस जो है वो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको नहीं लगेगा। अब बोर्ड छोटा है तो इसी में मैनेज करना है ना, इसी में मैनेज करना है मेरा भाई। कैसे, सही बात। चलो देखो कहाँ गया, हाँ इसको AM टर्म को बात करना है, यानी कोई अलग टर्म की बात हो रही है। तो कोई अलग टर्म की बात है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर वो हमसे 835 टर्म पूछ देता कि 35वां टर्म बताओ, गिवन यही इतना ही 2 चीज़ है। देखो गिवन यही चीज़ है, 810 टर्म 1/20, 820 टर्म 1/10, बस यही 2 चीज़ है। अब 835 टर्म पूछ देता या कोई भी टर्म पूछ देता, क्या फॉर्मूला है भाई? जो टर्म पूछा वही ऊपर लिखो, अब दोनों का मल्टीपल लिख दो नीचे। 10 × 20 200, काटा जाए 7 से 5 बार में, 5 से 4 बार में 40, 7/40, ठीक है। 5 7 अब 5 बटे, ठीक है। चलो तो 835 टर्म जो मेरा आया वो 7/40 आ गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अरे हुआ भाई, नहीं हुआ। लेकिन अब आया असली क्वेश्चन की सम ऑफ 200 टर्म्स, सम ऑफ 200 टर्म दिस क्वेश्चंस। अब तुमको बता दें कि जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है कि 810 टर्म 1/20 है और 820 टर्म 1/10 है, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, मेंस का 2020 में, 2020 का क्वेश्चन था। और उसमें ये क्वेश्चन था, उसमें पूछा क्या गया था, सम ऑफ 200 टर्म पूछा गया था, डायरेक्टली सम ऑफ 200 टर्म पूछा गया। तो सम ऑफ सीरीज का अगर इस फॉर्म में रहेगा, इसका फॉर्मूला हमको पता है कि m × m + n/2pq होता है, ठीक है। m मतलब अलग टर्म, जीवा टर्म का पूछे, ठीक है। अब वो 200 का पूछे या 300 का पूछे या 5 का पूछे या 15 का पूछे, वो जिसका पूछना है, सॉरी वो जिसका पूछना है वो पूछ सकता है। अरे भाई जिसका पूछना है वो पूछ सकता है। तो S200 यानी सम ऑफ 200 टर्म्स, तो हमको पता है m के जगह पर कितना लिख दे, 200। m + n मतलब 200 + 1/2 × pq, यानी ये दोनों का मल्टीपल 10 20, ठीक है। अरे हाँ भैया, तो ई कटा 200 200 कटा, तो S20 जो आया मेरा 20 नहीं 200, वो आया 201/2। इसी को लिखा हुआ था 100 इंटीजर 1/2, यानी 150 सॉरी 100 और आधा 100.5 कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था। लैंग्वेज लिखा हुआ था थोड़ा सा 2 लाइन कि 10 टर्म 1/20 है और 20 टर्म 1/10 है, देन फाइंड द 200 टर्म्स, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला आपको याद है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अरे हो गया आपको इंपॉर्टेंट यार, जेईई मेंस से पूछ रहा क्वेश्चन इससे, तो इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा से आप लिख लें, डिब्बा बना लें, कलर कर लें, उससे कुछ नहीं होता है। याद कर लें, क्वेश्चन ढूंढें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, उसी से असली है, ठीक। तो ये जो क्वेश्चंस हुआ, ये जो फार्मूला हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके MCQ में इतना काम आएगा। और यही नहीं, जहाँ जहाँ जो PP क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके IIT का एग्ज़ाम हो या SSC हो या जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें AP या सीक्वेंस सीरीज़ के जो क्वेश्चंस हैं AP के बेस्ड पे वो आएंगे, तो वो निकल सकता है। देखो अब ये क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे AB भी दिया जा सकता है, जैसे QP दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे A और B दे देगा, ठीक है, A और B दे देगा, और सीधा बोल सकता है कि A टर्म जो है PQ का पावर -1 लिखते, कोई दिक्कत है? अरे इसे मान लो कि इसे दे दिया कि 1/PQ फाइंड A, ऑप्शन दे दिया PQ का होल पावर -1 वगैरह वगैरह, तो 1/PQ याद रहेगा, तभी ना पता रहेगा कि PQ पावर -1 को बतवा ये है भैया, हाँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इस ट्रिक्स के साथ और भी ट्रिक्स में मिलेंगे, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने AP के छोटे से छोटे ट्रिक देखा था, 1 2 छोटे छोटे आसान ट्रिक्स देखे थे, ठीक है। तो हमारा AP में कुछ पार्ट्स बचा रह गया है, जैसे में उसके बारे में चर्चा होगी। एक हम लोग का सम ऑफ सीरीज़ बचा हुआ है SN के बारे में, लेकिन उससे पहले AP की कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस हम देखेंगे।
जैसे कि एक है अर्थमेटिक मीन, एम जिसे कहा जाता है अर्थमेटिक मीन। जैसे कि कोई भी एपी का एक सीरीज चल रहा है, जैसे मैंने लिखा 2 लिखा, 4 लिखा और 6 लिखा, ठीक है, तो ये 3 एपी में है, ठीक है। उसी तरह अर्थमेटिक मीन में क्या होता है, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव एपी होते हैं, ए, बी और सी, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव कहीं से भी उठा लिए होते हैं। तो अब बताइए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस और इन दोनों का कॉमन डिफरेंस तो सेम होगा, यानी कि b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, सी माइनस बी, ठीक। अब ये b इधर से इधर आएगा और a इधर से उधर जाएगा, यानी कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी और b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो एक अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट डायरेक्टली कहा जाता है कि जो बीच वाला जो होता है उसको डबल करने पे बाकी जो आगे और पीछे का जो होता है उसको ऐड करने के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। जो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखा हुआ है कि इसको डबल कीजिएगा तो इसके सम के बराबर आएगा, वही होता है अर्थमेटिक मीन, कि जो बीच का जो मीन है वो क्या होगा। तो इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन ये आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं कि जैसे मान लो ये जो 2 4 6 ना देके यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लिख देगा कि 2x एंड 6 आर इन एपी, ठीक है। तो हालांकि जो नॉर्मल सा है वो बच्चा ये कॉमन डिफरेंस से निकाल के बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद हो कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है या b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2, तो वो डायरेक्टली निकाल सकता है कि ये बीच वाला टर्म ये दोनों जोड़ के आधा आएगा 6 प्लस 2 बाई 2, तो 8 बाई 2 यानी कि 4, हम लोग का 4 देखो 4 आ गया, ठीक है। तो इस पे ऐसे ना देखे, वो और भी वेरिएबल्स चेंज कर सकता है, यहाँ पे x प्लस 2 लिख सकता है, जैसे ही x लिखा हुआ था ना वो डायरेक्टली ऐसे लिख सकता है, या x माइनस 2 लिख सकता है इस तरह से, तब x का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये टर्म की कब आएगा, ये टर्म मेरा कब आएगा, इसको जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जोड़ के 2 से डिवाइड किया यानी कि 4, तो अभी मेरा x का वैल्यू आया नहीं है, x इज इक्वल टू 4, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो ये मेरा प्लस 2 हो जाएगा, तो 6, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का बेसिक का कॉन्सेप्ट है जो A1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ पे कभी x कभी y दे सकता है, ठीक है, कभी ये डिजिट इधर से इधर खसका सकता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन आता है। तो इसको हम अब ख़त्म करते हैं। अब मेन है AP के बारे में एक और चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि AP जो होता है जनरली मान लीजिए कि ABCD डॉट 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 मेरा जो है ये AP है, ये क्या है, एक AP है, ठीक है। AP के हम लोग कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगी कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनाएंगे, मतलब जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें हमको आसानी होगा कि जैसे मान लीजिए जैसे ABC ना लिखिए, मैं A1 A2 लिखता हूँ अपना, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN तक मेरा AP है, ठीक है, जिसका कॉमन डिफरेंस C है, इसको CD, कॉमन डिफरेंस को हम CD लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं D ही है, ठीक है। तो अगर इन केस ठीक है, हम सारे AP में कोई एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ देते हैं, एक्स्ट्रा डिजिट जो है अगर हम ऐड कर दें एक्स्ट्रा नंबर, जैसे A1 में अगर मैं प्लस K कर देता हूँ और A2 में भी मैं प्लस K कर देता हूँ, A3 में भी मैं प्लस K कर देता हूँ, डॉट 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 करते AN टर्म में भी मैं K प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए किस तरह का नहीं पड़ेगा, जैसे ये है ये मेरा दूसरा टर्म हो गया, ये मेरा पहला टर्म हो गया, तो कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, दूसरा टर्म से पहला टर्म घटा दो, तो दूसरा टर्म मेरा ये A2 प्लस K। अब माइनस करने पर क्या आया, माइनस करने पर मैं लिखा A प्लस K1 लिखा, ठीक है। अब देखो A2 तो A2 रह गया प्लस K, यहाँ पे माइनस A1 माइनस K1, ठीक है, अरे सॉरी K, ठीक है। तो K यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, A2 माइनस A1 आया, जो कि D यहाँ पे हम निकालते हैं, यहाँ पे अगर हम D निकालते हैं तो यहाँ पे भी D मेरा यही आता, A2 माइनस A1 आता, ठीक है, A2 माइनस A1 आता। तो ध्यान से देखिए ये जो D है वो चेंज नहीं हुआ, यही तो D रह गया ना। तो हम लोग इससे ये सीखें कि कोई भी AP में अगर AP का कोई सीरीज़ बना हुआ है तो उसमें कोई डिजिट जोड़ दें, सारे AP में अगर कोई नंबर्स जोड़ दे, कोई भी नंबर्स, ठीक है, कोई भी नंबर मतलब, ठीक है, उसको जोड़ दें तो उस AP में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, उसका कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको बोल दे कि 2 8 एंड 5 10 15 डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए हम 50 तक लेते हैं, ठीक है, 5 10 50 हम 50 तक लेते हैं। अगर इसमें आपको बोल दिया जाए कि अगर क्या हुआ है कि √2 मैंने ऐड कर दिया है, क्या ऐड कर दिया है, √2, तो एक मेरा नया AP बना 5 प्लस √2 10 प्लस √2
और 15 प्लस रूट 2, ठीक है। इसी तरह मेरा जो एक नेक्स्ट वाला टर्म बना वो 50 प्लस रूट 2 बना। यहाँ पे जो लास्ट टर्म है 50 प्लस रूट 2 बचा। अब देख सकते हैं कि एक कॉमन टर्म मतलब कि सेम टर्म मेरे सारे एपी में ऐड हुआ है, ठीक है। तो जब सारे एपी में ऐड हुआ है तभी मैंने बताया कि कोई भी एक कॉमन टर्म अब अगर आप सारे एपी में ऐड कर देते तो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता। मेरा पहले का कॉमन डिफरेंस क्या था, 10 - 5 5 था, तो यहाँ भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वही बचेगा, ठीक है। तो अगर जिस तरह भी हम लोग ऐड किए थे उस तरह अगर हम सब्ट्रैक्ट भी कर दें, यहाँ पे मैं माइनस डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर हम माइनस भी कर दे कोई कांस्टेंट टर्म माइनस भी कर दे तब भी डी चेंज नहीं होने वाला है। और नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, जैसे k/a1 कॉमा k से मल्टीप्लाई कर दे, k कोई नंबर है, ठीक है, k कोई नंबर है, a3 k/a4 डॉट 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 k/an है, ठीक है। तो k से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर इसका कॉमन डिफरेंस अगर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, a2k माइनस ka1, ठीक है। तो k यहाँ पे कॉमन आ गया और a2 माइनस a1 फिर से आ गया, और a2 माइनस a1 को हम लोग क्या बोले हैं, d। तो ये मेरा जो कॉमन डिफरेंस है वो k टाइम्स इंक्रीज कर गया, जितना टाइम्स हम मल्टीप्लाई किए उतना टाइम्स मेरा जो कॉमन डिफरेंस है, न्यू कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे जो मेरा न्यू कॉमन डिफरेंस बना, न्यू कॉमन डिफरेंस जो बना वो क्या कर गया, k टाइम्स इंक्रीज कर गया, k इंटू जो मेरा पुराना जो कॉमन डिफरेंस था उसको मैं लिख दे रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, इंटू का तो क्या काम खत्म, प्लस होगा माइनस होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटू होगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये KP के कुछ एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब हम लोग सम ऑफ सीरीज़ में कुछ और एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग का ये AP हो गया समाप्त नहीं मतलब इनसे एन समाप्त हुआ। अभी हम लोग सम ऑफ सीरीज SN शुरू करेंगे। तो SN शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि SN होता क्या है, ठीक है। जैसे कि हम लोग AP पढ़ रहे हैं तो हम लोग AP फिर से मान लेते हैं, जैसे मेरा 2 4 एक सिंपल सा AP मैं मान लेता हूँ जिसमें ज़्यादा दिमाग भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ये मान लेता हूँ मेरा क्या 20 तक, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। तो ये मेरा क्या है, एक AP का सीरीज़ है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो अगर मैं देखूँ ये मेरा A1 टर्म हुआ, ये मेरा A2 टर्म हुआ, ये मेरा A3 टर्म हुआ, ये A4, ये A5 डॉट 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 करते मेरा जो टर्म हुआ 20वां जो A10 टर्म हो गया, ठीक है। अब SN का जब आता है तो SN का मतलब होता है कि सम ऑफ द टर्म्स। अगर सम ऑफ द टर्म का कहने का मतलब अगर मैं S1 बोलूँ मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आएगा, तो अब फर्स्ट टर्म को जोड़ा जाए, ध्यान से देखिएगा, अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, अगर इसे जोड़ा जाए तो ये तो 2 ही ना रहेगा, और 2 क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म ही है। यानी कि S1 का जहाँ भी बात हो फर्स्ट टर्म S1, ठीक है, वो A होता है, फर्स्ट टर्म ही होता है, ठीक है। जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म जो है वही फर्स्ट टर्म होता है। S1 जो है वो A हो गया, ठीक है। अगर मैं S2 की बात करूं तो S2 क्या बोलता है कि S2 डायरेक्टली नहीं निकलता है। S2 का मतलब कि S1 को भी जोड़ो और A1 को भी जोड़ो और A2 को भी ऐड करो तब मुझे S2 मिलेगा। तो S2 का मतलब हुआ कि A1 प्लस A2, S2 का क्या मतलब हुआ, A1 प्लस A2 हुआ, ठीक है। अगर ये S3 की बात करें तो S3 का मतलब हुआ कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म जोड़ो, ठीक है। उसी तरह अगर ये SN की बात करें, SN इन सेंस मतलब उसको जितना टर्म चाहिए होगा, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो ये सारे टर्म का एडिशन मांगता है कि A1 A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 AN, ठीक है, इतना मांगता है, ठीक। अब जनरली क्या होता है कि SN को एक्सप्लेन करने में, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, सीधा लिख देते हैं कि SN का जो फॉर्मूला होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1d होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है जिसे हम SN निकाल सकते हैं सम ऑफ टर्म्स। लेकिन हम सम ऑफ टर्म्स निकालेंगे, बुक में फॉर्मूला है, कोई भी लिख लेगा, ठीक है, अभी बुक में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एग्जांपल भी बहुत सारा सॉल्व किया होता है बुक में, आप उसको देख के समझ सकते हैं। लेकिन मैं ये कुछ और समझाना चाहता हूँ, मतलब कि बेसिक जो, ठीक है ना, बेसिक समझाना चाहता हूँ कि वहाँ कि D कैसे निकल रहा है, A कैसे निकल रहा है, सॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है।
अब देखिए मेरा S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, Sn हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमको S1 S2 है तो इस AP में मुझे D की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। जैसे मतलब S1 जो है वो मेरा A है, मिल गया। अगर मुझे सम ऑफ सीरीज़ से हमको अपना AP जो सीरीज़ निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस का जो सीरीज़ मैं लिखना चाहता हूँ वो मैं कैसे लिखूँगा? पहले मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, उसके बाद कॉमन डिफरेंस चाहिए, उसके बाद तो सीरीज़ लिखा जाता है। डिफरेंस अगर फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो वो ऐड करते करते मेरा सीरीज़ लिखा जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि S1 से तो मेरा A निकल जाता है, हमको चाहिए क्या? D। अब D आएगा कैसे? तो आप ध्यान से देखिए कि D जो निकलता है वो D निकलता कैसे है कि भाई A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, ठीक है। करने के लिए तो कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म घटा दें, लेकिन हम लोग D जो नॉर्मली निकालें वो सोच रहे हैं कि भाई A2 माइनस A1 कर देते हैं, शॉर्टकट पड़ेगा, आसान होता है फर्स्ट टर्म से घटाना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया जाए कि A2 माइनस A1 आएगा कैसे। तो हमें S1 के सहारा से A1 तो मिल गया, यानी कि यहाँ का काम हो गया। अब A2 मेरा यहाँ पे है, A2 मेरा यहाँ पे है, तो एक काम करते हैं कि D इज इक्वल टू हम एक जनरलाइज फार्मूला बना देते हैं कि H2 माइनस 2S1, H2 माइनस 2S1। अगर मुझे D चाहिए होगा तो मैं क्या पुट करूँगा? H2 माइनस 2S1। इससे क्या होगा? देखिए H2 यानी A प्लस 2 A2, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा सा। S2 यानी कि A1 प्लस A2, ठीक है, और माइनस 2S1 यानी कि 2 गो A1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो एक A1 में से 2 A1 गया तो A2 माइनस A1 आ गया, ठीक है, जो हमको चाहिए था। D में हमें A2 माइनस A1 ही ना चाहिए था, D में हमें A2 माइनस A1 चाहिए था, जिसे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा कि S2 में से, इस वाले टर्म में से इसका डबल घटाना पड़ा, तभी ना माइनस A1 आएगा, तो आ गया। तो मेरा जो D निकालने का जनरलाइज फार्मूला बना वो डायरेक्टली क्या बन गया? D इज इक्वल टू H2 माइनस 2S1। ये काफ़ी अच्छा फार्मूला है, ठीक है, एग्जाम में काफ़ी काम आएगा आपको। SN के फॉर्म में जब दिया हुआ रहेगा क्वेश्चंस तो आपको काफ़ी काम आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि H2 माइनस 2S1 हो गया, तो ये मेरा D निकल गया, S1 निकल गया। अब हम लोग सीरीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। SN का एक फॉर्मूला आता है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बुक में आसानी से दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला होता है कि SN इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l यानी कि an हम लिख देते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। an लिखा हुआ रहेगा कहीं, चाहे बहुत सारे बुक में l भी लिखा हुआ रहता है। n/2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक है। ये होता है सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला डायरेक्टली। अब इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी, लेकिन हम एक्शन के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, कुछ और डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मेरा ये बेसिक खत्म हो गया, ठीक है, जिसमें हम बस इतना जानना था कि SN का फॉर्मूला क्या होता है और इस SN का फॉर्मूला क्या होता है। मतलब दो तरह का फॉर्मूला है SN का, इसी से ये बना हुआ है। जैसे AN जो है वो 2a प्लस n माइनस 1d यहाँ पे फॉर्मूला है ना। अब 2a प्लस n माइनस 1d में से एक a अलग हो जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस n माइनस 1d। अब a प्लस n माइनस 1d को ही हम लोग an लिखते हैं, तो उसी से टूट के ये लिखा हुआ है, कोई एक्स्ट्रा इसमें नहीं लिखा हुआ है। अगर लास्ट टर्म दिया हुआ हो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ हो और नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ हो तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ हो तब ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तो जो क्वेश्चन आएगा तो उस टाइम देखा जाएगा, लेकिन जब SN का फॉर्म में आ जाए तो आपको जैसे बता रहा हूँ कि D ये यूज़ होता है, ठीक है। ये काफ़ी काम का चीज़ है D। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जैसे देखिए SN का जो जनरलाइज फॉर्म होगा, जैसे AP में हम लोग AN प्लस P के फॉर्म में बताया था कि भाई एक जनरलाइज फॉर्म होता है, ठीक है, जिस पे पुट करके A1 A2 A3 निकल सकता है। उसी तरह SN का जो जनरलाइज फॉर्म होता है वो AN स्क्वायर प्लस B होता है। AB जो है कांस्टेंट है, ठीक है, BN होता है, ठीक है। SN का जो जनरलाइज फॉर्म होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। SN का जो जनरलाइज फॉर्म होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है हमेशा। अब यहाँ पे A, जैसे देखिए अगर मुझे SN निकालना है, ठीक है, तो एक फॉर्म ऐसे बन सकता है कि 4n प्लस 5n ऐसे बन सकता है, या 3n। मैं अपने से ले रहा हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो कि ये मेरा SN का एक जनरलाइज फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या होगा, अगर मुझे S1 निकालना है तो n की जगह पर S1 पुट करना पड़ेगा। तो n की जगह पर जब S1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 पुट होगा, ठीक है, और यहाँ भी 1 पुट होगा। तो मेरा S1 क्या आ गया 7, और S1 ही तो फर्स्ट टर्म होता है, S1 ही क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमको क्या चाहिए S2, ठीक। तो S2 के लिए यहाँ 4, n की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ठीक है,
तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया। अब 4 चौके 16 और 6 मेरा हो गया 22, मेरा हो गया 22। H2 कितना आ गया 22। अब मुझे क्या चाहिए D, क्या चाहिए D। देखो मैं सब चीज़ निकाल ले रहा हूँ, A1 D निकाल ले रहा हूँ, सीरीज आराम से बन जाएगी। ठीक है, अगर मुझे चाहिए D तो देखा जाए, अगर हमको चाहिए D तो D के लिए हमें फॉर्मूला क्या बोला कि D के लिए H2 माइनस 2S1, तो H2 कितना है यहाँ भाई 22, ठीक है, माइनस 2S1, S1 का डबल कर दो, 2 इंटू S1 कितना है 7, तो 22 माइनस 14 कितना हो गया, मेरा कितना आ गया 6 2 8 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 8 आ गया, तो मेरा D क्या आ गया 8। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। SN इज इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 3n के फॉर्म में दे देगा और बोलेगा कि इसका सीरीज़ बताओ। तो सीरीज़ हम कब बता सकते हैं इस टाइप का कि हमें A पता रहे D पता रहे तभी तो हम सीरीज़ बताए। जैसे इसमें A कितना है, A मेरा 7 है, अब D पता चलेगा कि भाई 8 है, तो 7 8 कितना हो गया 15, तो इसको A 7 प्लस 15 और फिर इसमें ऐड करके 23। ठीक है, और उसी तरह मैं इसके ऐड करके मैं सीरीज़ लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐड करके सीरीज लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे चाहिए भाई A और D, A और D। चलो, तो A और D आ गया। अब एक बात मैं करना चाहता हूँ कि ठीक है, इस फॉर्म में जब भी हमको मिलेगा, इस फॉर्म में हमको जब भी मिलेगा, ठीक है, तो अब हम थोड़ा छोटे छोटे ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं फिर से। ठीक है, अब हम SN के छोटे छोटे ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई होप आप लोग अगर उतार रहे होंगे तो उतार लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतने चीज़ का। ठीक है, मैं इसे साफ करने जा रहा हूँ, अगर नहीं लिया तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे छोटे छोटे ट्रिक्स पे। ठीक है, SN के फॉर्म्स। ठीक है, अब हम लोग चले, अभी इसी SN वाले फार्मूला को मैं हटा देता हूँ, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। ठीक है, बस D जो होता है H2 माइनस 2S1 होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब मैंने बताया कि SN का जो जनरलाइज फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है। अब मान लीजिए बुक में जो मन होगा वो दे देगा। मान लीजिए यहाँ पे SP दिख दिया, तो यहाँ 4p स्क्वायर प्लस 3p दे देगा। ठीक है, ये सब वेरिएबल चेंज करना आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पे जो चेंज होता है वही यहाँ पे है। ठीक है, n है तो n तो n, तो यहाँ p तो p तो p। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आई होप। अब देखिए, उसका मन करेगा तो इस तरीके से भी दे सकता है, SN इज इक्वल टू हाफ n स्क्वायर प्लस 2n, इस तरीके से भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कि इनसे इस सबसे डरना नहीं है। ठीक है, अब एक बात दिखाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें एक और डायरेक्ट फार्मूला क्या है, इसमें एक और डायरेक्ट क्या फार्मूला है D निकालने का। अब हम ये भी नहीं करेंगे, अगर मुझे जनरलाइज फॉर्म मिल जाए इस टाइप का या इस टाइप का क्वेश्चन, तो हम ये भी नहीं करेंगे, हम सीधा बोलेंगे कि जो ये n स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसी को हम डबल कर देंगे, उसी को हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, 2 इंटू 4। इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो मैंने 8 आया था ना उधर। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ क्या होता है, जब भी SN के फॉर्म में क्वेश्चंस होता है, SN के फॉर्म में जब भी क्वेश्चंस होगा तो जो D होगा वो 2A हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A। n स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ये नहीं कि ये इधर दे दिया n स्क्वायर का, देने के लिए तो उधर भी दे सकता है, जैसे यहाँ स्क्वायर यहाँ भी हटा सकता है, तब यहाँ पे D कुछ और हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है कि n स्क्वायर के कॉफिशिएंट का डबल होना है, जैसे n स्क्वायर यहाँ पे, A यहाँ पे, तो D जो आएगा वो n स्क्वायर के कॉफिशिएंट का डबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे D इसका डबल होगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, आगे पीछे दे देता है कभी कभी, प्लस माइनस से भी कोई मतलब नहीं, हमें कॉफिशिएंट से मतलब है, निगेटिव भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हाँ, तो D मेरा जो आया ये 2A आया डायरेक्टली मुझे जो SN के फॉर्म में जो है 4n प्लस, मतलब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो SN का जनरलाइज फॉर्म दिया हुआ है, तो उससे हम डायरेक्टली D जो क्या निकालेंगे, 2A करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, अगर जनरलाइज फॉर्म में दिया हुआ तो S1 S2 हमको नहीं पूछा हो तो हम क्यों निकालें भाई। D मेरा आ गया, A निकालने का सबसे आसान काम A निकालना, यानी S1 निकालना। S1 निकालना मतलब n के जगह पर 1, अब 1 तो मतलब भूल जाओ इसको, यहाँ पे 1 पुट हो गया तो इसको भूल जाओ ना भाई, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो A 7 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या करता है कि कभी कभी क्वेश्चन हम मुझे डायरेक्ट टर्म पूछ देता है, जैसे ये जो AP जो बना, जैसे AP बना ये मान लीजिए 7 प्लस 15 प्लस 23, ठीक है, प्लस मान लीजिए 31, 8 ऐड हो रहा है ना,
5 3 8 और 7 1 8 फिर 39, इस टाइप का जो मेरा एपी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमें ये जनरलाइज फॉर्म देके डायरेक्ट पूछते कि भाई मुझे बताओ मेरा पांचवा टर्म क्या होगा, मेरा पांचवा टर्म क्या होगा, तो पांचवा टर्म निकालने के लिए इतना अगर आप जान चुके हैं तो आप ये जान सकते हैं कि मेरा पांचवा टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही निकल जाएगा 7, ठीक है। आज पांचवा टर्म लिखने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, a + 4d लिखेंगे ना, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मेरा 7 + 4, d निकालने के लिए इसका डबल, 4 का डबल कितना हो गया 8। अब कितना हो गया 7 + 32 कितना हो गया 39। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म मेरा 39 आ गया, यहाँ पे फिफ्थ टर्म मेरा 39 आ गया। ईजिली हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ईजिली हम आराम से निकाल सकते हैं अगर मुझे ये पता रहे कि d ऐसे निकलता है और 1 पुट करने पे मेरा S1 ही आता है, ठीक है। तो हम इजीली कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर इस पे फॉर्मूला चाहते हैं कि हम एन निकालने का फॉर्मूला, जैसे एस एन दिया हुआ है इस फॉर्म में, एन निकालना, एन मतलब पर्टिकुलर टर्म, ठीक है, एस एन मतलब कंप्लीटली ऐड। जैसे एस एन बोलने का, S3 बोलने का मतलब क्या हुआ कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म को जोड़ के बात कर रहा है। अगर S4 का बात कर रहा है तो वो चारों टर्म जोड़ा हुआ है। लेकिन अगर A4 का बात कर रहा है तो वो पार्टिकुलरली चौथा ही टर्म का बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ये चौथा टर्म है 31, तो इसी का बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर an बोला जाए तो जैसे मान लीजिए S3, जैसे S2 का मतलब हुआ कि दोनों को जोड़ के, ठीक है, ये दोनों को ऐड करके बात कर रहा है। जैसे 22 S2 जो है ये दोनों को ऐड करके बात कर रहा है। लेकिन A2 अगर लिख दें तो A2 का मतलब हुआ कि जो सेकेंड टर्म है बस उसके बारे में हमको बता दो, बाकी हमको कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। A2 जो होता है वो ओनली सेकेंड टर्म के बारे में बात करता है कि सेकेंड टर्म है क्या, सेकेंड टर्म क्या है, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर एन का फॉर्म ऐसे दिया हुआ है, अगर इस फॉर्म से मुझे एन डायरेक्टली निकालना होगा तो मैं 2an और अगर इस पर डायरेक्टली बैठाया जाए, अच्छा देखता हूँ एक मिनट, 2an - a + b, ठीक है। एक बार 5 रख के देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ऐसे फार्मूला याद करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है, फार्मूला याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। -a कितना है मेरा 4 और +b मेरा कितना है 3, तो 4 × 5 = 20, 2 40, ठीक है, 4 × 5 = 20 × 2 40 और -1 39, हाँ ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा कि 2an - a + b हो जाएगा, 2an - a + b। इसको याद करने का कोई मतलब नहीं, बकवास है ये, ठीक है, ये बकवास बन जाएगा, कोई मतलब नहीं। जब हम a निकाल ही सकते हैं, इससे d निकाल ही सकते हैं, तो जो टर्म पूछेगा उसको a + उतना d करके आराम से निकाल सकते हैं, कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा SN का खेल हो गया, ठीक है। SN का मतलब जो जिसके इसके बारे में जो भी कंक्लूजन है, वैसे SN का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, ठीक है, ठीक है। ये जो d = 2a लिखा है ये काफ़ी काम आने वाला है आपका, ठीक है। अब सम ऑफ सीरीज़ में अगर हम और आगे बात करें, सम ऑफ सीरीज़ में अगर हम और आगे बात करें तो मान लीजिए सम ऑफ सीरीज़ की अगर हम बात करें, चलिए, तो सम ऑफ सीरीज़ मान लीजिए एक सीरीज़ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 ... तो आप जान रहे हैं कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ठीक है, n तक लिख देता हूँ, कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो इसका सम क्या होता है, n × n + 1/2, ठीक है। छोटे क्लास में मतलब पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सम है। तो ये जो टर्म है ये AP में है, ठीक है। तो कभी कभी क्या हो सकता है कि ऐसे भी आपको दे सकता है, ठीक है, कि कंसेक्यूटिव टर्म मतलब S5 का बताइए, तो S5 में आप S5 में 2a + n - 1d पुट करने क्यों जाएंगे भाई, जब नेचुरल नंबर का कंसेक्यूटिव सम दिया हुआ है आपको पता है, तो आप ये पुट कर सकते हैं n × n + 1/2, ठीक है। अब एक बात और है, अगर ऑड का दे दे, जैसे 1 3 5 7 ... 2n - 1 लिख दे रहा हूँ ऑड नंबर को, ठीक है, 2n - 1, तो ऑड नंबर का सीरीज होता है n² इन सेंस अगर मैं 2 नंबर जोड़ूँ तो ये 2 के स्क्वायर के बराबर आएगा। देखिए 3 नंबर मैं जोड़ रहा हूँ, 3 नंबर, जैसे 3 नंबर 1 3 और 5 यानी कि 9, तो 9 क्या है 3, जैसे मैं 3 लिया, 3 टर्म लिया, तो 3 टर्म के स्क्वायर के बराबर उसका SN आ रहा है, ठीक है। तो इस पे एक बुक में भी क्वेश्चन 1 2 दिया हुआ रहता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछ देगा, मैंने बोल देगा कि S7 टर्म मेरा आ रहा है 49, मतलब 7 टर्म को जोड़ा हूँ तो मेरा 49 आया है, और S17 टर्म को जोड़ा हूँ तो 289 आया है, ठीक है। तो आप बताइए S25 टर्म मेरा क्या होगा, ठीक है, S25 टर्म क्या होगा। तो अगर
आप अगर कुछ और नहीं करना चाहते हैं, अगर इस पे पुट करने, जैसे इसका सोल्यूशन होगा थोड़ा सा लंबा, मतलब लंबा क्या मतलब जाएगा सोल्यूशन करिएगा तो, ठीक है, क्योंकि ए एन पुट करके आपको सॉल्व करना होगा। लेकिन अगर आपको ये छोटा सा बात याद है कि ऑड नंबर की सीरीज़ में जितने नंबर को जोड़ेंगे वो उतने के स्क्वायर के बराबर आता है। जैसे यहाँ 3 नंबर को जोड़ा तो मैंने 3 के स्क्वायर के बराबर 9 आया। 4 नंबर को जोड़ूंगा तो ये चारों को 7 3 10 और 5 1 16, 4 के स्क्वायर 16 के बराबर आ रहा है। तो ये इसको अगर ध्यान से देखा जाए कि S7 कितना है, 7 के स्क्वायर के बराबर, S17 17 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अगर आप कंक्लूजन से भी देख लीजिएगा तो डायरेक्ट 25 का स्क्वायर 625 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल है कि ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ कितना है, ऑड नंबर का। उसी तरह अगर इवन नंबर का सीरीज़ दिया हुआ हो, सीरीज़ दिया हुआ हो इस तरह से डॉट 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 प्लस n तक, 2n तक या n तक, तो ये डायरेक्टली n इंटू n प्लस 1 होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है इवन नंबर का सीरीज। जैसे देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ले लिया, ठीक, तो 3 टर्म को मैंने ऐड किया तो मेरा आया 12, ठीक है, आया ना। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप इस पर पुट कर सकते हैं, 3 और 4, 3 और 1 4, तो 4 3 12, ठीक है, 3 टर्म पे ही आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ऑड नंबर इवन नंबर का सीरीज़ हो गया, ये मेरा ऑड नंबर का सीरीज़ हो गया इधर ये वाला, और ये मेरा जनरली नेचुरल नंबर का सीरीज़ हो गया। तो सम ऑफ सीरीज़ में इतने सारे चीज़ हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है, अब एसएन से रिलेटेड एक एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मतलब एसएन का दो एपी का एसएन का रेशियो दिया हो रहता है और उसी के एन का रेशियो पूछता है, ठीक है। वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब तक आप ये उतार सकते हैं।